बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलें आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। Software project management is concerned with the activities involved in ensuring to complete a well functioning product in a given time। कि हम प्रोजेक्ट में इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि हमने जो हमारा गिवन टाइम है, मतलब जितना टाइम हमें एक प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, उस गिवन टाइम में हमने अपने प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, मतलब हमने ये भी करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी बेहतरीन हो, वो भी अच्छी हो, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स हो, और यूज़र सेटिस्फेक्शन उसमें हो। और उसके बाद हमने ये भी ख्याल रखना है कि जो टाइम हमें मिला है हमने उसी टाइम में उसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम टाइम ज़्यादा लगा दें। और फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी हमारी कॉस्ट हमने अपना एक अंदाज़ा लगाया था, तखमीना लगाया था, उस कॉस्ट के मुताबिक ही हमने उस सॉफ्टवेयर को, हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। हम मतलब हमें उसमें से फ़ायदा होना चाहिए, उसमें से नुकसान उस प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो सक्सेस के लिए हमारे पास क्राइटेरिया के 4 पॉइंट हैं। डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एट द एग्रीड टाइम, कि जो टाइम डिसाइड हुआ था उसी टाइम के दौरान आप उस सॉफ्टवेयर को जो हमारा कस्टमर है उसके हवाले कर दें, लेट ना करें। ठीक है। कीप ओवरऑल कॉस्ट विद इन बजट, और जितनी भी उसकी कॉस्ट है, जितना हमने बजट बनाया था उस बजट के अंदर ही रहे, उससे एक्सीड ना करे, उससे ज़्यादा ना हो। डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि हमारे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करता हो। मतलब जो हमें कस्टमर ने कहा था उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेंटेन अ हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम, और हमारी जो टीम है वो वेल फंक्शनिंग और हैप्पी होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारी जो टीम है वो हमसे खुश होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हमारी टीम हमसे नाराज़ है, हमने उसको भी अच्छी तरह से पे नहीं किया या उनको जो है फैसिलिटेट नहीं किया। ये चारों पॉइंट्स अगर तो हमारे कंप्लीट हैं कि हमारा कस्टमर जिस टाइम में हमने उसको जितना टाइम दिया था उस टाइम में काम भी कंप्लीट कर दिया है, हमने कॉस्ट को भी मैनेज किया है, हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशन मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी मेंटेन किया है, और हमने अपने स्टाफ जो है मतलब अपनी टीम को भी मेंटेन रखा है, उसको मतलब हैप्पी है हमसे, तो मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कामयाब हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस हो गया तो मतलब हमारे मैनेजमेंट में कोई ना कोई कमी रह गई है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में हमारे कुछ सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जी प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग क्या होता है जी? प्रपोजल डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ इट विल बी कैरिड आउट। हमारे जो प्रपोजल में हम ये लिखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, हम इस चीज़ का डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, हम उसको क्यों बनाने जा रहे हैं, हाउ इट विल बी कैरिड आउट, और ये किस तरह से वर्क करेगा, हम उसको कंप्लीट किस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। इट यूजली इंक्लूड्स कॉस्ट, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कॉस्ट होती हैं, शेड्यूल एस्टिमेट होता है, एंड जस्टिफाई वाई द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवार्डेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और टीम। और मतलब हम कौन सी टीम को, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर उसको एक शेड्यूल दे रहे हैं, मतलब उसको एक टारगेट दे रहे हैं किसी टीम को, तो उस टीम को हम वो क्यों टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने मतलब जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है उसके डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और हम अपने डिफरेंट टीम्स बना लेते हैं, और हर टीम को एक जो है वो मतलब एक शेड्यूल, मतलब एक उसका पार्ट जो है वो असाइन किया जाता है, और फिर हमारा जो काम है वो पैरेलल
चलता रहता है, ठीक है। मतलब अगर हम पहले T1 फिर T2, मतलब टास्क 1 पहले करें, फिर टास्क 2 करें, फिर टास्क 3 करें, तो इस तरह से हमारा जो टाइम होगा वो शायद मैनेज ना हो सके। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टीम्स बनाते हैं और हर टीम को एक टास्क जो है वो परफॉर्म कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है जी? प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोजेक्ट। कि हम क्या करते हैं, वही बात शेड्यूलिंग की, हम अपने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और डिफरेंट टीम्स के में डिफरेंट जो है वो काम लगा दिए जाते हैं। माइलस्टोन हमारे टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट से हमने क्या अचीव करना है वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लान इज़ ड्रॉन टू गाइड द डेवलपमेंट टुवर्ड द प्रोजेक्ट गोल। और प्लान में हम ये भी बताते हैं कि हमने हमारी डेवलपमेंट में हमारे गोल्स क्या हैं और हमने उसको किस तरह से अचीव करना है। प्रोजेक्ट कोस्ट। कोस्ट हमारी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन हम अपने बजट को, अपनी कोस्ट को सेट नहीं कर सकते, तो हमारी वो सारी मेहनत रायगा जाती है। मतलब हम अगर हमें उस प्रोजेक्ट में से फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को करने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है। तो कोस्ट एस्टिमेशन इज़ अ रिलेटेड एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द एस्टिमेशन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट प्लान। कि हम कोस्ट को मेंटेन करते हैं कि हमने इतना बजट बनाया है तो हमने इतने बजट में इतने लोगों को काम पर लगाना है और इतने दिनों में हमने काम को कंप्लीट करवाना है। इसी सूरत में हम अपने कोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज़। मोनीटर, हम अगर अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर नहीं कर रहे, उसकी निगरानी नहीं कर रहे कि हमारा काम कैसा हो रहा है, सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा, या बंदे काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर हम मॉनिटर नहीं कर रहे तो इनफैक्ट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज़ अ काउंटिंग कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी। मतलब कंटिन्यू है, ये हमेशा रहेगी, इसमें कभी कोई स्टॉप नहीं आता, इसमें हम कभी भी नहीं रुक सकते कि हम मॉनिटरिंग करनी छोड़ दें। ठीक है। मॉनिटरिंग हमेशा चलती रहेगी। द मैनेजर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस टू प्रोजेक्ट एंड कंपेयर एक्चुअल एंड प्लान प्रोग्रेस एंड कॉस्ट। मतलब वो सारी चीज़ें प्लान करता रहता है कि हमारे इतना काम हो चुका है, इतना काम रहता है, इतनी हमारी कॉस्ट लग चुकी है, अभी अगर अब हमारे पास बजट में से इतनी कॉस्ट बाकी है, हमने उस बजट में जितनी कॉस्ट बाकी है उसमें काम कंप्लीट करना है। ये वो सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग में रहती हैं, सारी चीज़ें हम साथ साथ चलाते रहते हैं। ठीक है। ऑल्दो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, अ स्किल मैनेजर। कि हम क्या करते हैं, एक हुनरमंद जो है, एक तजर्बाकार, एक अपना जो मैनेजर है उसको हायर कर लेते हैं और उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है। ये सारे उसके पॉइंट, मतलब उसकी कॉस्ट है, ये उसका मतलब ये उसकी शेड्यूलिंग है, ये सारी इन चीज़ों को आपने मॉनिटर करते रहना है और साथ साथ उनको डिस्कशन भी करनी है अपने प्रोजेक्ट, बाकी जो लोग हैं आपके मेंबर, उसके साथ डिस्कशन करते रहना है और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उसकी लगा देते हैं। पर्सोनल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन। पर्सोनल मतलब वो लोग जो कि काम करते हैं। ठीक है। During a project, it is normal to have a number of formal project management reviews. There are concerned with reviewing overall progress and technical development of the project and checking whether the project and goals of the organization playing the software are still aligned. इसमें हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हमने कौन से बंदे को किस काम के लिए हायर करना है। ठीक है। मतलब जो डिज़ाइनिंग, जिसको अच्छी डिज़ाइनिंग करना आती है वो डिज़ाइन करेगा, जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग अच्छी करता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग अच्छी करेगा, वो उसकी ड्यूटी हम वहाँ लगा देंगे। जो कोड में अच्छा है उसको हम कोड पर लगाएंगे और जो टेस्टिंग में अच्छा है उसको टेस्टिंग पर लगा देंगे। ठीक है। हमने पर्सोनल जो लोग हैं हमारे काम करने वाले, उनकी सिलेक्शन भी करनी है कि कौन सा बंदा किस एक्टिविटी के लिए, किस मतलब चीज़ के लिए वो स्पेशल है और उस स्पेशल के लिए ही हम उसकी ड्यूटी भी उसी जगह पर हमेशा लगाते होते हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, हम ये हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे मैनेजर की कि वो टाइम के साथ साथ, मतलब डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, ठीक है, मंथली भी हो सकती है, कि वो रिपोर्ट लिखता रहता है कि आज हमारा जो है वो हफ्ते में इतना काम हो चुका है, हमारे पास 4 हफ्ते हैं, हमारे पास 3 हफ्तों का काम बाकी रहता है, क्या हमने अपने पूरे वर्क का 1/4 किया है या नहीं किया। अगर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं तो मतलब हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर हम कंप्लीट नहीं कर सके तो इसका मतलब हमारा काम स्लो चल रहा है, हमें थोड़ा सा उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। हम साथ साथ रिपोर्ट बनाते जाते हैं और वो किसकी ड्यूटी होती है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर आर यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर
report reporting on the project to both the client and control organization contractor organizations, दोनों साइडों की रिपोर्ट बनाता होता है। ठीक है, हमारे रिव्यूज़ भी लेता है, मतलब अगर हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके रिव्यूज़ भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और हमारा जो काम है उसकी भी प्रेजेंटेशन बनाता रहेगा। ठीक है, साथ साथ they have to write concise coherent documents that abstract critical information from detailed project report, उसकी पूरी डिटेल जो है वो डिटेल जो है वो रिपोर्ट बनाता रहेगा साथ साथ। the must be able to present this इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोग्रेस रिव्यूज़, जब हमारी प्रोग्रेस का रिव्यू होगा, मतलब हमसे रिव्यू लिया जाएगा, मतलब जो हमारा मैनेजर है उससे रिव्यू लिया जाएगा कि आपने कितना काम किया है, कितना काम रहता है, या हमारा कस्टमर आके पूछेगा तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा जो है वो बाकी रहता है। ठीक है, consequently if you are a project manager you have to able to communicate effectively both orally and writing। तो अगर आप, वो कहते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके पास दोनों स्किल्स होनी चाहिए, आपको orally बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। मतलब अगर आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, इनफैक्ट आप सबसे पहले रिपोर्ट बनाएंगे, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से उसको लिखा हुआ है तो तभी हम उसको प्रेजेंट भी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपने लिखा तो अच्छा है लेकिन आपको वहाँ पर जाकर बोलना भी पड़ेगा। तो अगर आप बोल सकते हैं दूसरों के सामने तो मतलब फिर ही आप एक अच्छे मैनेजर होंगे और अपने प्रेजेंटेशन को, रिपोर्ट राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसमें दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको रिपोर्ट लिखना भी आनी चाहिए फिर और उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारी दूसरी एक्टिविटी। प्रोजेक्ट प्लानिंग में इनफैक्ट हम वही चीज़ें हैं कि हम प्लान बनाते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में कंप्लीट करना है और हमने कैसे करना है, कितने लोगों को लगाना है, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते होते हैं। और ये हमेशा हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से, स्टार्ट करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का पूरा प्लान बना चुके होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ टास्क विच इज़ परफॉर्म्ड बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्चुअली स्टार्ट। ठीक है, एक्चुअली जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसकी प्लानिंग बनाते हैं। It is there for the software production but involve no concrete activity that has direction connection with software production, rather it is a set of multiple process which facilitate software production। वो कहते हैं कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्शन से हवाले से, मतलब हमने प्रोडक्ट बनानी नहीं है, हमने काम करना नहीं है, लेकिन करने की सारी प्लानिंग हमने बना ली है। ठीक है, हम उसको काम ये नहीं कहेंगे कि हम करने वाला जो काम है वो प्लानिंग में नहीं आता। हम प्लानिंग में सिर्फ ये करते हैं, प्लान करते हैं उसका कि हमने कैसे करना है, कितने लोगों को लगाना है, कितनी देर तक हमने काम करवाना है। ठीक है, ये सारा उसका प्लान उसमें आ जाता है। इंक्लूड द फॉलोइंग, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें हो सकती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेट्स आउट द कंस्ट्रेंट्स, बजट, उसका बजट क्या है, उसका टाइम क्या है। ठीक है, और मतलब कितना हमारे पास टाइम है और कितना बजट है, ये सारी चीज़ें हम अपने इंट्रोडक्शन में होती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस डिस्क्राइब द वे इन विच द डेवलपमेंट टीम इज़ ऑर्गेनाइज्ड। हम अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर अपनी पूरी टीम को भी डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और हर टीम जो होती है उसके ज़िम्मे कुछ ना कुछ हम काम लगाते होते हैं। द पीपल इन्वॉल्व एंड देयर रोल्स इन द टीम, और हम एक टीम में हम ये भी बताते हैं कि हमारी टीम में जो है वो जो मेंबर है उसका क्या रोल है। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो हम ये बताते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ये ओपनिंग के लिए जाएगा, फ़लाँ बैट्समैन होगा, फ़लाँ बॉलर होगा। ठीक है, फ़लाँ जो है वो विकेट कीपर होगा, फ़लाँ जो है वो हमारा कैप्टन होगा, फ़लाँ जो है वो वाइस कैप्टन होगा। ठीक है, ये जो है वो कोच भी इनफैक्ट टीम का हिस्सा होता है। तो सारी टीम में हम लोगों को उनके रोल्स भी बताते हैं, हमारे जो मेंबर हैं उनको रोल्स बताएंगे कि आपका रोल जो है वो टीम में क्या है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क
जो है ये हर जगह पर मौजूद होता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी काम करें, तो उसमें रिस्क मौजूद होते हैं। दिस डिस्क्राइब द पॉसिबल प्रोजेक्ट रिस्क, द लाइकलीहुड ऑफ दिस रिस्क राइजिंग एंड द रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज दैट आर प्रपोज्ड। कि रिस्क जो है वो मौजूद होते हैं वहाँ पर, हमने उन रिस्क को कम से कम करना है, रिडक्शन उनकी करनी होती है। तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई जाती हैं, डिफरेंट हम रिस्क को एनालिसिस करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। द स्पेसिफाई हार्डवेयर एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डेवलपमेंट। की हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है और उसके लिए हमें कौन कौन से सपोर्ट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो सारे हमारे पास मौजूद होने चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं उसके मुतालिक जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास सामान होना चाहिए, वो हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर सारे हमारे पास होगा, तो तभी हम उसको कंप्लीट कर सकेंगे। इफ़ हार्डवेयर हैज़ टू बी बॉट, एस्टिमेट्स ऑफ द प्राइस एंड डिलीवरी शेड्यूल में भी इंक्लूड। अगर हमें हार्डवेयर परचेज करना पड़ रहा है तो फिर भी हम उस बजट का एस्टिमेट लगाएंगे कि ये हमारे बजट से आउट तो नहीं हो रहा, हमारे बजट के अंदर ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। वर्क ब्रेक डाउन, वर्क जो हमारा काम है ब्रेक डाउन उसको तोड़ना, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना। द सेट out the breakdown of project into activities and identifies the milestone and deliverables associated with each activity। हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और हम अपनी टीम्स के जो मेंबर होते हैं उनको हम माइलस्टोन देते हैं, उनको डिफरेंट टारगेट्स देते हैं कि आपने इतने टाइम में ये वाला टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट शेड्यूल, दिस शेड्यूल होता है, हम अपना टाइम के हिसाब से इसको मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारा जो है वो एक एक्टिविटी या टास्क 1 इतनी देर में होना चाहिए, टास्क 2 इतनी देर में होना चाहिए, टास्क 3 इतनी देर में होना चाहिए। इसको प्रोजेक्ट शेड्यूल का नाम दिया जाता है। दिस शो द डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटीज़, द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एक्टिविटी माइलस्टोन एंड एलोकेशन ऑफ द पीपल टू एक्टिविटीज़। कि हमारी जो एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है, उस टाइम में हमने उस टारगेट को कंप्लीट करना है और उस पर हमने कितने लोगों को लगाना है, इसको प्रोजेक्ट शेड्यूल का नाम दिया जाता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मॉनिटर करना, उसकी निगरानी करना, रिपोर्ट मैकेनिज्म, उसकी रिपोर्ट साथ साथ बनाते रहना। दिस डिफाइन द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यूज्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए। अगर हम साथ साथ रिपोर्ट नहीं बना रहे तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि एट द एंड हमें पता चले कि हमारा काम तो बड़ा स्लो चल रहा था, हम तो बड़े आहिस्ता से काम कर रहे थे और हम उसको टाइमली कंप्लीट ना कर सकें। ठीक है, तो साथ साथ रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट की। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी हमारी मेन जो है वो है जी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज़ अ डॉक्यूमेंट कलेक्टिंग ऑल द वर्क नीडेड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम कहते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है, जितना हमें टाइम दिया गया था उस टाइम में हमने कंप्लीट करना है, उसको प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का नाम दिया जाता है। A project is made up of many tasks and each task given a start and end so it can be completed on time। कि हम प्रोजेक्ट को मैनी टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है। ठीक है, और हर टास्क को स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आपने स्टार्ट करना है और इस टाइम पर वो हर हालत में जो एक्टिविटी है वो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। हाउ टू शेड्यूल अ प्रोजेक्ट, जब भी हम प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो हमें मतलब किस तरह से, किस बिना पर, 3 सवाल है हमारे पास। वो हैं जी, सबसे पहले व्हाट नीड्स टू बी डन, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या बनाने जा रहे हैं। व्हेन विल इट बी डन, और हम क्या बनाएंगे। ठीक है, हु विल डू दिस इट, और इसे करेगा कौन। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कब करना है और किसने करना है। अगर हम तीनों सवालों के जवाब कंप्लीट कर लें तो हम अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके हमारे मतलब शेड्यूलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन।
ठीक है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू नंबर ऑफ मैनेजेबल एक्टिविटीज़ एंड टास्क, कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंपार्ट बना लेते हैं। कंपार्ट से मुराद वही कि हम अपने बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ देते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके टास्क बना लेते हैं। The accomplished compartmentalization, both the product and process are decomposed, और फिर हम उनको डिकम्पोज करते हैं, मतलब हम हर एक्टिविटीज़ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे और एक्टिविटी को या टास्क को हम कंप्लीट करने के बाद उसको दोबारा एट द एंड जो है उनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर देंगे। Independency of each compartmentalized activity or task must be determined, और इंडिपेंडेंसी मतलब हर जो है वो टास्क दूसरे टास्क के साथ इंडिपेंडेंट नहीं होता वैसे, ठीक है। इंडिपेंडेंस यहाँ पर इससे मुराद ये है कि हम ये बता दें कि कौन सा टास्क जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। मतलब इंटरडिपेंडेंसी वो कह रहे हैं, ठीक है। अब बाज़ टास्क ऐसे होते हैं वो दूसरे टास्क पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ टास्क ऐसे होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो बाज़ जो है वो होता है, सपोज आप करें कि टास्क नंबर 1 है, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 2 जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जब टास्क नंबर 1 कंप्लीट होगा तो फिर ही टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ जब तक टास्क नंबर 1 कंप्लीट नहीं होता तब तक टास्क नंबर 2 जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टास्क नंबर 2 है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टास्क नंबर 1 पर। तो टास्क नंबर 1 पहले कंप्लीट होगा, फिर ही टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होगा। सम टास्क मस्ट बी अकर इन सीक्वेंस वाइल अदर कैन अकर इन पैरेलल, मतलब वो कहता है कि कुछ जो है वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं और कुछ पैरेलल साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे 3 जो था वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो हम 1 को भी चला लेते हैं, साथ साथ 3 भी चलता रहता है। लेकिन जैसे 2 था वो डिपेंड कर रहा था, तो जब तक 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक 2 जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। ये एक सीक्वेंस के साथ था, जबकि 1 और 3 जो थे वो दोनों पैरेलल थे। टाइम एलोकेशन, ठीक है जी। Each task to be scheduled must be allocated some number of work यूनिट्स परसेंट डेज और एफर्ट, ठीक है। टाइम एलोकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक्टिविटी को, हर टास्क को टाइम अलॉट करते हैं कि आपने इतने टाइम में इतने लोगों के साथ इस टास्क को कंप्लीट करना है। इन एडिशन ईच टास्क मस्ट बी असाइंड अ स्टार्ट डेट, उसको स्टार्ट डेट दी जाती है, कंप्लीशन डेट और कंप्लीशन डेट भी बता दी जाती है। दैट आर अ फंक्शन ऑफ द इंटरडिपेंडेंसीज एंड वेदर वर्क विल बी कंडक्टेड ऑन अ फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस, ओके। वो चाहे फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम काम करें, लेकिन जो उसको स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दिया गया है उस टाइम में उस टारगेट को कंप्लीट करना है। एफर्ट वैलिडेशन, ठीक है जी। एवरी प्रोजेक्ट एज ए डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल ऑन द सॉफ्टवेयर टीम, हम ये भी डिफाइन करते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट पर कितने लोगों को लगाना है, हमने पूरे प्रोजेक्ट पर कितने लोगों को लगाना है, कितनी हमारी टीम है टोटल, और कितना टाइम हमने यूज़ करना है। अगर हमारे पास कम लोग हैं तो इनफैक्ट हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अगर हमारे पास ज़्यादा लोग हैं तो हम कम टाइम भी अगर लगाएं तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हम नंबर ऑफ़ हमारी टीम, हमारे नंबर ऑफ़ जो हमारे वर्कर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनके हिसाब से हम उसकी वैलिडेशन करते हैं कि हम उसके में कितनी एफर्ट लगाएं, कितना टाइम लगाएं, तो हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। अ टाइम एलोकेशन अकर्स, यू मस्ट इंश्योर दैट नो मोर देन एलोकेटेड नंबर ऑफ़ पीपल हैज़ बीन शेड्यूल्ड एट एनी गिवन टाइम, कि किसी भी जो हमारा टाइम है उसमें मतलब हमारे नंबर ऑफ़ कितने पीपल्स होंगे और जो हमारा गिवन टाइम है उससे ज़्यादा टाइम हम यूज़ नहीं कर सकते। उससे पहले तो हम बना दें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा लोगों को लगा देंगे तो इससे ये भी होगा कि हो सकता है कि हमारा टाइम जो है वो उसी टाइम में कंप्लीट हो, लेकिन हमारे पास लोग ज़्यादा थे, तो इससे हमारा जो है वो कॉस्ट हमारी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, बजट हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम अपने जो मेंबर हैं टीम में हर मेंबर का क्या रोल होगा, उस रोल को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बता देते हैं कि फ़लाँ बंदे की टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसने टीम में
एज ए मेंबर जो है वो क्या काम करना है। डिफाइन आउटकम्स, हम आउटकम्स भी बताते हैं कि हमारे जो टास्क है उसकी आउटकम्स क्या हैं। हमने मतलब पहला जो टास्क 1 है उसकी हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमारे टास्क नंबर 2 है उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, टास्क नंबर 3 है उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। एवरी टास्क दैट इज शेड्यूल्ड शुड हैव अ डिफाइंड आउटकम, उसकी आउटकम जो है वो डिफाइन कर देनी चाहिए। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द आउटकम इज़ नॉर्मली अ वर्क प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट, ठीक है जी। हमारा आउटकम जो है वो उसका हिस्सा ही होती हैं। वर्क प्रोडक्ट आर ऑफन कंबाइंड इन डिलीवरेबल, और वो डिलीवरेबल कंबाइन मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होती हैं। डिफाइन माइलस्टोन, माइलस्टोन हमारे टारगेट्स होते हैं। एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क शुड बी एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, ठीक हो गया। एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क, एक टास्क मतलब हर टास्क या एक से ज़्यादा टास्क शुड बी एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, हमारा जो प्रोजेक्ट का टारगेट होता है, ठीक है। उस सारे जो टास्क होते हैं उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। अगर हमने टास्क नंबर 1 को अच्छा नहीं किया लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो टास्क हैं वो हमने बहुत अच्छे किए, तो टास्क नंबर 1 जो हमने अच्छा नहीं किया था उस एक के अच्छे ना होने की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट सारे का सारा है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सारे टास्क जो हैं वो, हमारा जो माइलस्टोन है मतलब हमारा प्रोजेक्ट किस पर डिपेंड कर होता है, टोटल नंबर ऑफ टास्क, हमारे सारे टास्क पर, किसी एक नहीं बल्कि सारे टास्क पर वो डिपेंड कर रहा होता है। माइलस्टोन इज अकम्प्लिश व्हेन वन और मोर प्रोडक्ट्स हैज़ बीन रिव्यूड फॉर क्वालिटी एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर ली, फिर हमने उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की और हमारी जो क्वालिटी थी वो बेटर थी और अप्रूव्ड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया, हमने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। लेकिन हमने प्रोडक्ट बना तो दी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और क्या हुआ कि जब हम कस्टमर के पास लेकर गए तो कस्टमर ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो माइलस्टोन भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ते हैं कि हमारे माइलस्टोन क्या हैं और हमारा टाइम क्या है, हमारे लोग कितने हैं, और हमने उसको कंप्लीट करना है। मतलब हम जो अपनी टीम होगी उसको माइलस्टोन डिफ़ाइन करेंगे। ये एक छोटा सा जेन चार्ट है जिसमें जैसे देखें सबसे पहले आ रही है जी टास्क नंबर 1, ठीक है। टास्क नंबर 1 डिस्क्रिप्शन है, उसमें उसका स्टार्टिंग टाइम भी बताया हुआ है 2/15/2017 ये स्टार्टिंग टाइम है, और एंडिंग टाइम है हमारा 8/15/2017। उससे ऊपर अगर हम देखें तो फेज़ 1 जो है उसका टोटल टाइम लिखा हुआ है कि हमने 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2017 को ये टारगेट शुरू करना है, और 1 अप्रैल 2018 को हमने फ़ेज़ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारा फ़ेज़ नंबर 1 था, और फ़ेज़ नंबर 1 को हमने डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया हुआ है। टास्क नंबर 1 जो है उसका टाइम स्टार्टिंग और एंडिंग लिखा हुआ है। टास्क नंबर 2 डिपेंडेंट ऑन टास्क नंबर 1। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब तक टास्क नंबर 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड कर रहा था। जब देखें तो आगे देखें तो जेन चार्ट में जहाँ पर वो डिफरेंट जो कलर्स लगाए हुए हैं, तो जहाँ पर हमारा टास्क नंबर 1 एंड हो रहा है वहाँ से ही हमारा टास्क नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जब तक हमारा टास्क नंबर 1 एंड नहीं होता तब तक हम टास्क नंबर 2 को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 3 देखें तो 3 में ना तो 2 का जिक्र है कि 2 कंप्लीट होगा तो 3 स्टार्ट होगा, या 1 कंप्लीट होगा तो 3 स्टार्ट होगा। तो देखिए उसकी जो मतलब उसका कलर आ रहा है वो उससे पीछे ही आ रहा है, ठीक है। उसका टाइम जो है वो टाइम नीचे लिखा हुआ है 5/1/2017, और 10/1/2017 को हमने कंप्लीट करना था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से यह सारे टास्क जो हैं टाइम के हिसाब से उनका जेन चार्ट बना हुआ है, और कुछ जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट नहीं होते। जो डिपेंडेंट होते हैं इनफैक्ट वही हमें लेट करते हैं, मतलब वो जो हमारे डिपेंडेंट होते हैं ना टास्क, उनकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट लास्ट एक्टिविटी। रिस्क हमें सबको पता है कि क्या होता है। हमारे जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ रिस्क का सामना होता है कि ये इसकी वजह से हमें ये नुकसान हो सकता है, या ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है।
रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड ड्राइंग अप प्लान्स टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। के रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिस्क को ढूंढते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क हैं, और फिर हम उसके बाद उन रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं कि वो रिस्क जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट पर कम से कम असरअंदाज हों। A risk is a probability that some adverse circumstances will occur। एक probability एक अंदाज़ा होता है इंसान का कि वो ऐसे हमारे बुरे जो हैं वो circumstances हैं जो हमारे प्रोजेक्ट पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट रिस्क हमारे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क है अफेक्टेड शेड्यूल और रिसोर्सेज। हमारे शेड्यूल को मतलब प्रोजेक्ट रिस्क वो होते हैं जो हमारे शेड्यूल को डिस्टर्ब करते हैं या हमारी रिसोर्सेज जो हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क अफेक्ट द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड। ये इस तरह के रिस्क होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं जी बिजनेस रिस्क अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग और प्रोक्योरिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। ऐसे बिजनेस रिस्क वो होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा मतलब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रही है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उस तरह के जो रिस्क होते हैं उनको हम बिजनेस रिस्क का नाम देते हैं। द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या होता है जी। रिस्क इसमें हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले रिस्क को ढूंढना कि रिस्क क्या है। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड बिजनेस रिस्क, सबसे पहले रिस्क को ढूंढना कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद मे बी टीम एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस। ये इसके लिए हम टीम भी बना सकते हैं और या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसड हो, जो वो भी ये काम कर सकता है। अ चेक लिस्ट ऑफ कॉमन रिस्क में बी यूज्ड आइडेंटिफाई रिस्क इन अ प्रोजेक्ट, कि हम चेक लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे आम कॉमन रिस्क होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कम से कम और उनको इस तरह से मैनेज किया जाए कि हमारे प्रोजेक्ट पर उनका असर जो है वो कम से कम हो। टेक्नोलॉजी रिस्क हमारे पीपल रिस्क हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो सपोज़ हमने पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, प्रोजेक्ट में, और आज कल नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है या हमारी टेक्नोलॉजी ही फेल हो जाए। उसके बाद पीपल रिस्क के लोग हमारे जो हमारे वर्कर थे काम कर रहे थे वो काम छोड़कर चले जाएं या उनमें से कोई बीमार हो जाए या अल्लाह माफ़ करे कि उनमें से कोई फौत हो जाए, तो इससे हमारे जो वर्कर हैं वो कम हो जाएंगे, डेवलपर कम हो जाएंगे। इस तरह का रिस्क भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे ख़त्म हो जाएं या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है वो उसमें कोई इश्यूज़ हो जाएं, कहीं पर आग लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो इस तरह का रिस्क भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट रिस्क, कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हम उनको ना, या तो ये हो सकता है कि हम उनको समझ नहीं सके कि हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी, या हमने मतलब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारी जो वह चीज़ ना बन सकी, हमारी प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ना बन सकी, ये भी रिस्क हो सकता है। ठीक है। एस्टिमेशन रिस्क, हमारी एस्टिमेशन थी कि हम इतने पैसों में या इतने दिनों में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसमें टाइम भी हो सकता है और इसमें हमारा जो है वो बजट भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस से मुराद रिस्क को ढूंढना और ढूंढ कर उसको अपने प्रोजेक्ट पर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम से कम करना, इसको रिस्क एनालिसिस कहा जाता है। रिस्क प्लानिंग, कि हम प्लान बनाते हैं इस चीज़ की, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो हमारे रिस्क हैं वो हमारे प्रोजेक्ट पर कम से कम असरअंदाज हों। वो हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे रिस्क जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजीज, द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन द प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, कि हम अपने क्या करते हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि हम जो हमारे रिस्क हैं उनका कम से कम असर हो हमारे प्रोजेक्ट पर। कंटीजेंसी प्लान, इफ़ द रिस्क अराइज कंटीजेंसी प्लान्स आर प्लान्स टू डील विद दैट रिस्क, अगर हमारे रिस्क जो है वो अराइज कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम कंटीजेंसी प्लान्स बनाते हैं, इस तरह के प्लान बनाते हैं कि उन रिस्क
को कम से कम किया जा सके। रिस्क मॉनिटरिंग, हम रिस्क के साथ साथ मॉनिटरिंग करते रहते हैं रेगुलरली कि क्या रिस्क जो है वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जब साथ साथ उनको देखना जो है, उनकी निगरानी करना ज़रूरी होता है ताकि हम बहुत बड़े रिस्क या बहुत बड़े नुकसान से बच सकें। आल्सो असेसिस वेदर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिस्क हैव चेंज्ड, मतलब हम ये भी उसमें मॉनिटर करते हैं कि क्या हम जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो हमने एनालिसिस उनका किया था, क्या वही रिस्क हैं या उस रिस्क जो है उनसे हटकर भी कोई और रिस्क हो सकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग में हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। ईच रिस्क शुड बी डिस्कस्ड एट मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव मीटिंग, हम जब भी अपने मैनेजमेंट प्रोग्रेस मीटिंग करेंगे तो उस रिस्क को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम उनका सलूशन हमने निकाला होगा, कुछ हमारी टीम के साथ मिलकर कुछ उनका और हल जो है वो निकल सकता है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।